अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज की खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर सीनियर पार्टी रहनुमा हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जब भी इंतखाबात होंगे अगले, जो नून लीग का वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार है वो पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब इस बात को पहले भी कह चुके हैं, लेकिन वो साथ ही साथ कहते हैं कि जी मरियम अहल नहीं है, इलेक्शन लड़ नहीं सकती, इसलिए और अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो भी पार्टी सदर जो है वो मुंतखब होता है वज़ारत उज़्मा के लिए, इसलिए जब भी होंगे इंतखाबात शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार होंगे। साथ ही साथ उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि पीटीआई की पुश्त पर से हाथ हटा लें। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का हालिया इलेक्शन में ज़्यादा वोट लेना जमहूरियत के लिए ख़तरा है। लेकिन कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ साहब वाली बात कि नून लीग का वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब हमने इससे पहले देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयानात, उनके ख़यालात और ख़ासकर जो मुफाहमाना तर्ज़ सियासत है उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि ख़बरें ये भी आती रही हैं कि पार्टी में एक बड़ी तादाद में ग्रोह है जो कि इस मुफाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। तो अब ये चीज़ सामने आना कि इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाना क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब है इसका? क्या नून लीग ने मुफाहमत की पॉलिसी कर ली है? ये अपने एनालिस्ट से हम सवाल करेंगे, हाँ या नहीं, कि उनके पास ऑप्शंस है। ज्वाइन करें हमें हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, बड़ी आपने इससे मुतल्लिक पेशगोइयाँ भी की, अपनी ब्रेकिंग की पिटारी में से खबरें भी निकाली शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात से मुतल्लिक, तो क्या अब इससे ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ की मुफाहमत पर पार्टी कायल हो गई है? देखिए मैडम शेख, एक जो वो साइड पे रख दें कि पीपल्स पार्टी का ज्यादा वोट लेना जमहूरियत के लिए खतरा है, ये गालिबन उन्होंने फरमाया है, जैसा कि मैंने आपसे सुना है। तो अगर ये फरमाया है तो मतलब ये है कि जमहूरियत सारी की सारी और वोट सारे के सारे मुस्लिम लीग नून को दे दें ताकि एक मरतबा जमहूरियत भी महफूज हो जाए और इनके वोट की इज्जत भी बन जाए। अब आ जाए सवाल पर। पहली बात है, इंतखाबात में अगर मुस्लिम लीग जीत जाती है तो शायद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने फैसला नहीं करना कि वजीर आजम किसे नामजद करना है, अगला वजीर आजम कौन होगा, ये फैसला करना है नवाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ से शायद खाकान अब्बासी तक खैर से सब इतने बाख्तियार हैं कि इनसे ओहदे में जूनियर मरियम नवाज पार्टी चला रही है, फैसले कर रही है और ये सारे आराम, सुकून और ताबेदारी से भुगत रहे हैं। दूसरी बात, ये एक सियासी बयान लग रहा है मैडम शेख, ये किसी को पैगाम पहुंचाने की कोशिश है कि हमारा अगला वजीर आजम मुफाहमती शहबाज शरीफ होगा, हमारा अगला वजीर आजम सबको साथ लेकर चलने वाला सुलह शहबाज शरीफ होगा। अब यहाँ अब यकीनन आपके ज़हन में आया होगा मैडम शेख कि आपका सवाल ये होगा कि ये पैगाम पहुंचाने किसको पहुंचा रहे हैं। तो मैडम शेख, ये इनको ही पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिनकी बरकत से बतौर शहबाज शरीफ मैं इलेक्शन से 1 माह पहले ही वज़ीर आज़म बन चुका था, इलेक्शन से 1 माह पहले ही मेरी काबीना का नाम फाइनल हो चुके थे। आखिरी और तीसरी और आखिरी बात कई बार कह चुका हूँ मैडम शेख, ये इनकलाब मजामत वाले या मसामत वाले, ये सिविलियन बालादस्ती वाले या जुगाड़ लगाओ प्रोग्राम वाले, ये अमरीत की गोद में पलने पड़ने वालों का जमहूरियत जो करते हैं, ये IGI वाले हों, असगर खान केस वाले हों या 2000 में मुबैना तौर पर वोट खरीदने वाले हों, जो वोट को इज्जत देने का हर वक्त हमें भाषण देते हैं, इन सब का एक ही मकसद है, साढ़े वन तक सजना क्यों मिली चोरी चोरी अख सजना। अच्छा, मतलब ये सब सोहेल साहब, भट्टी साहब कहते हैं ये किसी को पैगाम है, पैगाम पहुंचाने की कोशिश है, सियासी बयान है, साढ़े वन तक सजना इक़्तिदार में आना है, ये बयान ठीक है। सोहेल साहब, आप अग्री करते हैं? ठीक है भट्टी साहब, आ गया आपका बयान भी आ गया। सोहेल साहब, साढ़े वन तक सजना। नहीं, भट्टी साहब का बयान तो बिल्कुल जाहिर है, पूरा जोर बयान है उसमें, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी देख लें। और फैक्ट ये है कि पिछले इलेक्शन में भी वजीर आजम का जो कैंडिडेट थे नून लीग के, वो शहबाज शरीफ थे और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। वो शुरू से ही वो चाहे वो मुफाहमत की बातें करें या मुखालफत की बातें करें, कैंडिडेट उन्होंने शहबाज शरीफ को ही बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई नई बात तो है नहीं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। पहले दिन से
पिछले इलेक्शन के दिनों से ही, बल्कि जब शाहिद खान अब्बासी ने वजीर आजम बनना था उससे भी पहले जो मुतबादल वजीर आजम का नाम आया था तो शहबाज शरीफ का आया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं बने, वो चीफ मिनिस्टर रहे। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ का ये फैसला है, ये पहले से फैसला है और पूरी मुस्लिम लीग यूनियन को इसका पता है। फर्ज करें पिछले इलेक्शन में अगर चांस मिलता नून लीग को तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ ने ही प्राइम मिनिस्टर होना था। और अब भी अगर जब सदर है और वही पार्टी को चला रहे हैं, ठीक है मरियम भी कुछ ना कुछ करती होंगी एक्टिविटी, लेकिन मरियम जो है वो उनके पास कोई पार्टी का की पार्लिमानी पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, पार्लिमानी पार्टी में है ही नहीं वो, तो इसलिए मेरा ख्याल है इबाहम कोई नहीं है। हाँ इबाहम बनाना चाहें तो जितना मर्जी है बना लें। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, उनसे मुतालिक भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है, तो क्या ऐसे में दुरुस्त फैसला है ये पार्टी का कि शहबाज शरीफ को आगे लेके आया जाए एज अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर? देखिए मुस्लिम लीग नून की शुरू से ये स्ट्रेटजी है, गलत कहें या सही कहें, कि वो दो जगह पे खेलते हैं। वो मुफाहमत की सियासत भी खेलते हैं और मुखासमत की या मुखालफत की सियासत भी खेलते हैं, दोनों काम करते हैं। और जब इलेक्शन करीब आता है या जब कोई मोमेंट करीब आता है तो उस वक्त वो दोनों अपने जो सियासी मौक़िफ़ हैं उनको एक कर लेते हैं। उस वक्त वो इकट्ठे यानी मुज़ाहमत और मुफाहमत मिला के फिर चलते हैं। ये शुरू से उनकी स्ट्रेटजी रही। आप जनरल मुशर्रफ के जमाने में देख लें, जनरल मुशर्रफ के जमाने में भी शहबाज शरीफ और जुबान बोलते थे, नवाज शरीफ और जुबान बोलते थे, लेकिन जब जाहिर है मुशर्रफ के साथ अल्टीमेटली वापसी हुई तो उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक थे। 2013 के इलेक्शन में भी दोनों एक थे, 2008 के इलेक्शन में भी दोनों एक थे। तो मेरा ये ख्याल है कि वो उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जिसमें वो दो मौक़िफ़ बयान करते हैं और दोनों को गुंजाइश पैदा करते हैं कि उसमें एक तरफ मुज़ाहमत के लोग उनके साथ पक्के रहते हैं जैसे नवाज शरीफ के साथ हैं, दूसरी तरफ मुफाहमत की गुंजाइश रखते हैं और फिर मुज़ाहमत और मुफाहमत को मिला के इलेक्शन लड़ते हैं। यही उनकी शुरू से स्ट्रेटजी। लेकिन फिर ये नून लीग के लिए क्या मुराद रखता है? मैं हसन निसार साहब जी ठीक है, अब भी यही स्ट्रैटेजी है, लेकिन हसन निसार साहब जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, फिर नून लीग के लिए उनकी पॉलिटिक्स के लिए जैसे पहले भी वोटर बड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या करेंगे। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह हैं जो कहते हैं कि जी जो लाए थे वही मदद करें उतारने के लिए, दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब हैं जो कहते हैं कि जी हाथ हटा ले एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन फिर इनकलाबी होने की भी बात करते हैं। पहले तो ना पीटीआई के पुश्त से हाथ उठाने वाली बात पे बात करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। कभी इन्हीं के एक मोतबर साथी ने असेंबली में कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और अगर शर्म हो और हया हो तो ये एक मुस्तकिल मौसमों से अबव चीज़ होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर पीटीआई की पुश्त से हाथ उठा लें तो नून लीग की पुश्त वाला हाथ बैक डेट में कैसे उठाया जाएगा? तो शुरू से शुरू करो ना जी। अच्छा, ये इंतहाई मेहमान मज़ाक़ खेज किस्म का ये पुश्त से हाथ है, तो कौन सी पुश्त है? अच्छा, इधर तो 22 साल की स्ट्रगल है। आप एक काउंसलर का इलेक्शन हारे हुए आदमी को उठा के कहां से कहां पहुंचा देते हैं, तो वो पुश्त और वो हाथ उसका जिक्र क्यों ना करें? अच्छा, रह गया आपका सवाल कि जी इत्तफाक इख्तलाफ, तो भाई ये तो घरों में भी चलते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी है जो बहरानों से भी गुजर रही है, असाब भी जवाब दे गए। तो रह गई मुफाहमत, तो नवाज और मरियम की मौजूदगी में फाइनली बीच में क्या होता है उसको छोड़ें, ये मुझे तो मौजे से कम नहीं लगता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ बहुत बेहतर चॉइस हैं, चूँकि वो बहरहाल एक मुतवाज़िन आदमी है। ये तो बिल्कुल ही कुछ और तरह का माइंड सेट है इन लोगों का, ये नींद पागलों वाला काम है बहरहाल। अच्छा जी, बस ठीक है। मज़हर अब्बास साहब क्या समझे, क्या कन्फ्यूजन दूर हो गई? क्या मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पूरी की पूरी एज अ होल आने शुरू हो गई? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो हसन साहब कह रहे थे वो असल में
ऐन मुमकिन है वो ये कहना चाह रहे हो कि इस पुष्ट पर से हाथ उठा के हमारी पुष्ट पे रख लें। तो दूसरी बात ये कि ये जो सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल है क्लैरिटी आएगी इस बयान से, क्योंकि अभी जो चीज़ें आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया, तो ये चाहे वो जिस तरह सोहेल साहब कह रहे थे कि ये पहले भी यही था, लेकिन इस वक्त जो है इसमें इस बयान से वो अभाम खासी हद तक दूर होगा कि जी नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा कि शहबाज शरीफ का बयानिया चलेगा। ये जो ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया गया, ये स्टेटमेंट लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने वाले हैं उससे पहले ये बयान आने का मतलब ये है कि गालिबन किसी ना किसी लेवल पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को ऐन मुमकिन है कि उनको ये अंदाजा हो गया हो कि उनकी अपीलों के फैसले क्या आने जा रहे हैं। और दूसरे ये कि नवाज शरीफ साहब अब गालिबन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज साहिबा का मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापस नहीं आएंगे, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर नवाज शरीफ ही है। और ये शहबाज शरीफ को भी पता है कि जब तक नवाज शरीफ साहब की हिमायत नहीं होगी उन्हें, वो जाहिर है अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या मुस्लिम लीग नून की सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा ख्याल है इस बयान से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी खासी हद तक वो अभाम दूर होगा, और जनरली जो मुस्लिम लीग नून पे मज़ाहमत और मफाहमत की तनकीद होती है कि जी नवाज शरीफ का बयानिया ये, उसमें भी किसी हद तक जो है वो क्लैरिटी आएगी। तो उस लिहाज से इस बयान को मेरा ख्याल है कि मुस्लिम शाहिद खाकान अब्बासी ने असकुत बयान नहीं दिया, ना ये शहबाज शरीफ के बयान कहने पर दिया है। ये गालिबन उस कंफ्यूजन को दूर करने में खासी हद तक मददगार साबित होगा। दूर करने के लिए ठीक है। क्विकली सुहेल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, उससे पहले मजहर अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की। आप समझते हैं कंफ्यूजन दूर होगा इससे? मेरा ख्याल है इन्हें कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम था। इस वक्त वाकई गैप पैदा हो गया था मफाहमत और मज़ाहमत के जो पैरोकार हैं उनके दरमियान, और ऐसे लगता था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े पैदा हो रहे हैं। तो उन दो धड़ों को इलेक्शन से पहले और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले खत्म करने की जरूरत थी। अब एक बार फिर खुल के आना कहना, क्या आपको लगता है चाहिए तो, लेकिन क्या इससे होगा? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चूंकि जरूरत थी इसीलिए ये बयान आया है कि मफाहमत की तरफ ये कि ये एक तरह। ठीक है, हमारे एनालिस्ट की आपने राय सुनी, हमने एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो गई हैं, जिनकी फंडिंग का पता ही नहीं है। बड़ी तशवीशनाक बात है। अपने एनालिस्ट से इसके ऊपर राय लेंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों की फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात अवाम के सामने आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में मुतहरिक होना चाहिए। नून लीग के ऊपर और उनकी फ़ॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो तहकीकात हो रही हैं उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यही तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। साथ ही साथ JUI, JI और TLP का उन्होंने नाम लिया। तो क्या फवाद चौधरी का बयान PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटाने की कोशिश है, अपने आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनिशियली तो हमने देखा कि PTI का जब फ़ॉरेन फंडिंग का केस डिस्कस हो रहा था और बड़ी इसकी फुर्ती से समातें हो रही थी, तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से चीज़ें खामोश हो गई। सुना ये था कि अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त होगी, कुछ फैसला भी आना मुतवक्के था, लेकिन फिर काफ़ी अरसे से खामोशी है। मामला है क्या? अपने एनालिस्ट से जानते हैं। सुहेल वड़ायत साहब, सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर बात कि ये जब कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो रही हैं, सर ये बड़ी तशवीशनाक बात। जनरली प्रोसेस क्या होता है स्क्रूटनी का, या कोई भी आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है एज अ सियासी जमात?
मेरा ख्याल है अदारों का यही काम है कि वो स्क्रूटनी करें और प्रॉपर स्क्रूटनी करें, और जाहिर है इसका मकसद यही है कि फर्ज करें कल टीटीपी जो है वो आके पाकिस्तान के इलेक्शन में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जाहिर है उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, क्या उसका तरीक़ेकार है, यही काम चेक करना है अदारों का, इलेक्शन कमीशन का। तो मेरा तो ख्याल है कि फवाद चौधरी का बयान बावजूद इसके कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस भी ज़ेरे समाअत है, इसके बावजूद भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई भी मशकूक जो फंडिंग वाली पार्टियां हैं, जाहिर है उन पर पाबंदी होनी चाहिए और बड़ा इस पे शफाफियत होनी चाहिए फॉरेन फंडिंग में। लेकिन सर वो नहीं कर देते हैं ना बाकी तमाम पार्टीज की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक भी, अगर वो इतने संजीदा है मेरा तो ख्याल अपनी है पार्टी की मिसाल बना के शुरू क्यों नहीं करते, पहल क्यों नहीं? हाँ। मेरा ख्याल है कि सबकी ही जो है शफाफियत होनी चाहिए, सबको चेक होना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, और एक दफा इस प्रोसेस से इन्हें गुजरना चाहिए। यही बेहतर है पाकिस्तान के लिए भी और सियासत के लिए। ठीक है, तो आप समझते नहीं है कि तवज्जो हटाने की कोशिश है? हसन निसार साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? ठीक है सर, हसन निसार साहब। अलीना, आपका मफरूज़ा बिल्कुल ही गलत है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ समेत बात की है, जो आपके सवाल में जो है मैंने तो नहीं सुना, जो बेसिकली बहुत ही असूली बात है, बहुत ही जौहरी बुनियादी बात है। और फंडिंग के हवाले से हमारी तारीख भी कुछ ज़्यादा काबिल फ़ख्र नहीं है। वो उसामा भी और फिर वो पीएनए वगैरह छोड़ें, इसलिए तमाम सियासी जमातों के मामलात सामने आने चाहिए कि यहीं से वोट की सही इज्जत का आगाज़ होता है। सुहेल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस अप्रोच को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री विद जी। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, जहां मेरे दो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, चले हम ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर कुछ फैक्ट्स भी हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसे पीटीआई का अपना फॉरेन फंडिंग केस, जहां पर हमने देखा कि बड़े अरसे तक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल होते रहे, इतना लंबा खिंचा, अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं आया। तो क्या पहले इसके ऊपर कुछ मिसाल बनाते तो ज़्यादा काबिल तारीफ़ ना होता? देखिए, दो चीजें हैं। उसूली तौर पे फवाद चौधरी साहब का बयान ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का रोल जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो बहुत से सवालात रेज करता है, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हवाले से नहीं, इवन ऐसी सियासी जमातें जिनके 1 से 2 मेंबर नहीं हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं। अब इलेक्शन कमीशन का या पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स क्या कहते हैं, उसको अगर आप मद्देनजर रखें तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी ये तहकीक नहीं करता कि इस पार्टी के इलेक्शंस हुए हैं या नहीं, इस पार्टी में इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा है, इस पार्टी की मेंबरशिप कितनी है, इन चीज़ों की, और फिर उसके अकाउंट्स के। तो और जब इलेक्शन कभी मादी में मैंने जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से पूछा था तो उन्होंने कहा जी हमारे पास वो मैन पावर नहीं। अब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती किसी पार्टी को रजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड ना करने की, जब तक आप उसके हवाले से ये तहकीक ना करें कि उसने जो डिक्लेरेशन फाइल किया है वो डिक्लेरेशन दुरुस्त भी है या नहीं। क्या आपने कभी उनके मिनट्स रजिस्टर मंगाए हैं? क्या कभी आपने उनसे फाइनेंशियल अकाउंट्स उस तरीके से चेक किए हैं? तो चेक एंड बैलेंस का बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन में कोई तरीका नहीं है। वरना मैं कई जमातों के, जो कुछ हुक्मरान जमात भी हैं अपोजिशन की, उनके बारे में बता सकता हूं कि उनका बेसिक वो क्या है। फिर एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज के हवाले से भी, अगर किसी पार्टी को आपने कलअदम करार नहीं दिया तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन उस लिहाज से तो हो सकती है, वरना तो आप उस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करके आप उसको जो है डिक्लेयर कर दें। दूसरी बात फॉरेन फंडिंग के, देखिए सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल का डिले क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार भी इलेक्शन कमीशन है। पहला फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के हवाले से फाइल हुआ था, किसी और जमात के हवाले से नहीं फाइल हुआ था। तो आप उसको दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग से नहीं जोड़ सकते। आपने पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको फैसला करना चाहिए था फॉरेन फंडिंग का, और फिर साथ में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के हवाले से भी आप वो करते। लेकिन आपने जब उनके साथ उसको जोड़ा तो लामोहला डिले तो होना ही था।
और हैरान कुन तरीके से 7 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता। 7 साल से आप फॉरेन फंडिंग का फैसला ही नहीं कर पा रहे। कभी इधर चले जाते हैं, आप इसी तरह फैसल वाडा का केस उठा लें, उसके बारे में आप फैसला नहीं कर पा रहे। तो यहां इलेक्शन कमीशन की बहुत सी कमजोरियां नजर आती हैं। इलेक्शन कमीशन बाज मामलात में उनकी जो एटीट्यूड्स हैं और उनके जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। इसी तरह इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के आप देख लें, सालों लग जाते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले आने में, जबकि अंडर द लॉ 4 महीने में ट्राइब्यूनल के फैसले आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जो बयानात पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ तवज्जो हटाने की कोशिश है, राइट? जी जी, क्योंकि बहरहाल डिले तो हुई है, या सिर्फ आप ओके ठीक है परफेक्ट। जनाब मजहर अब्बास साहब का हाँ को ऑप्शन लिख दें और एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, उसके ऊपर मजीद बहस भी करते हैं। फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर फ़ॉरेन फंडिंग केसेस, तमाम तर फ़ॉरेन फंडिंग केसेस की बात करें। फवाद चौधरी साहब, क्या ये जो बयान है पीटीआई के फ़ॉरेन फंडिंग केसेस से तवज्जो हटाने की कोशिश है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन अपने एनालिस्ट के पास हमने दिए हैं आज। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैडम शेख, पहली बात माना कि इलेक्शन कमीशन किसी मामले में बहुत तेजी दिखाता है, बहुत जल्दी फैसला हो जाता है, और किसी मामले में तारीख पे तारीख। ये भी माना पीटीआई का ममनुआ या फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल होने को आए। ये भी माना पीटीआई ने इस केस को खत्म करवाने, रुकवाने या ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की हर कोशिश का कर, और ये माना कि ये हमारा वसीदा और नाकारा निजाम है जिसमें 7 साल लग जाते हैं और कोई फैसला नहीं आता, और लोग जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं वो स्टे पर पूरी वजारतें भुगता कर चले जाते हैं। लेकिन मैडम शेख, फवाद चौधरी कह क्या रहे हैं, फ़ारूक हबीब कह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं टीएलपी फंडिंग का कोई पता नहीं, जेयूआई पर संजीदा इल्जामात हैं, नून लीग का अकाउंट या पार्टी अकाउंट काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल हुआ, पीपल्स पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये बड़े संजीदा इल्जामात हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये इल्जाम लगाने या इनकी तहकीकात होने से पीटीआई फंडिंग केस से तवज्जो हटाना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। आज ताजिया मरी का एक बयान अखबार में मैंने देखा कि पीटीआई को ज्यादा फंडिंग भारतीयों यहूदियों ने की। अब अगर पीपी के पास कोई रिकॉर्ड है या नहीं है, तो क्या वो अपनी पार्टी से शाजिया जो है वो ये अपने मामला से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये एक संजीदा किस्म का इल्जाम है। वैसे इल्जाम है जैसे अक्सर। अच्छा, मेरे 3 एनालिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, मजहर अब्बास साहब ने जो दलाइल दिए हैं। आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी सिर्फ बात मैं कहना चाहता हूँ, इन इल्जामात की ये झूठे हैं या सच्चे, इनकी तहकीक होनी चाहिए। लिहाजा फवाद चौधरी के बयान को अगर मगर की नजर से देखने की बजाय इलेक्शन कमीशन को चाहिए अगले इलेक्शन से पहले तमाम तहकीकात, तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात तो हो रही है। नून लीग की भी, पीपल्स पार्टी की भी, बाकी जिन जमातों की नहीं है उससे मुताल्लिक पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन सोहेल वड़ायत साहब, ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। सोहेल वड़ायत साहब, मजहर अब्बास साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है पीटीआई के पार्ट पे, या क्या ऐसा नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं कि आपके घर में आग लगी है, आप उसको छोड़ के आप कह रहे हैं मेरे घर को छोड़ो, उसको ना देखो, साथ वाले घर को देखो, वहां पे भी आग लगी है? नहीं, देखे, मेरा ख्याल है अलीना शेख साहब, एक तो बात है असूल की कि सबके चेक होने चाहिए, और ये फॉरेन फंडिंग वाला जो असूल है या ये जो ज़ाब्ता है ये काफी सख्त है, और इससे गुजरना बड़ा मुश्किल है। सियासी जमातों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आमतौर पर मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से सुना था, एक दफ़ा कहने लगे कि मैंने अपने वकला से जब ये फॉरेन फंडिंग के बारे में मशवरा किया और उन्होंने जब मुझे इसकी तफसीलात बताई कि क्या कानून और ज़ाब्ता है, तो मैंने उसके बाद कहा कि फॉरेन फंडिंग लेनी नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम काब लीग के लिए फॉरेन फंडिंग लेते हैं। सर, मजीद साहब को बड़ा सीधा सा सवाल है, पीटीआई अपना जवाब क्यों नहीं देती? 7 साल हो गए, दूसरों से नथी कर देती, अपना जवाब क्यों नहीं देती? मेरा ख्याल है जवाब देना चाहिए पीटीआई को। बड़ा संजीदा, पीटीआई पर जो संजीदा तरीन इल्जामात है उनमें फॉरेन फंडिंग है, और अब भी डर है कि कभी अगर पीटीआई का जवाल आया या इसको अदालत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई सजा मिली तो वो फॉरेन फंडिंग पर होगी।
मैं ये समझना चाहिए सर, तो फिर आप ऐसे इसमें कैसे बिलीव करते हैं कि ये फिर तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं है इस तरह के बयानात कि जब आप अपनी केस के ऊपर बात नहीं करते और दूसरों के ऊपर कहते हैं कि उनका एहतसाब होना चाहिए? देखिए अलीना, एक तो है जनरल और असूली बात, उस पर तो हम सब जाहिर है सब ने चारों बंदों ने एक ही मौकफ लिया है कि भाई ये तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं है चारों बंदों का। दूसरी बात है सर, नहीं मजहर अब्बास साहब बड़ी कैटेगोरिकली कह रहे हैं तवज्जो हटाने की कोशिश है। नहीं उन्होंने भी कहा नहीं। हाँ, चारों ने ये कहा है कि नहीं है कोशिश। हाँ नहीं, मैंने फवाद के बयान को सपोर्ट किया है। सिर्फ बात यह है कि जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है उस पर हमारी राय मुख्तलिफ है। हाँ। और उस पर राय हमारी ये है कि उसको संजीदगी से उसकी समाअत होनी चाहिए और उसका फैसला होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर वो नथी कर रहे हैं उससे तो वो उससे तवज्जो हटाने की कोशिश नहीं है, अगर दूसरों की बात कर रहे हैं तो। फिर मुझे ये बता दें मज़हर साहब, फिर मज़हर साहब के आगे से हाँ भी हटा दें जी पैनल, मज़हर साहब कभी नहीं का ऑप्शन लिख दें। हालांकि कंफर्म भी किया था मैंने मज़हर साहब आपसे। नहीं मज़हर साहब ने आंसर बदल दिया। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं आंसर नहीं बदला, क्वेश्चंस कंफ्यूज हो गया था। हाँ चलिए ठीक है मज़हर साहब, ये बता दें जैसे अभी आपने तहकीकात का, हाँ अभी आपने जब बात की कि इलेक्शन कमीशन में जो डिस्क्रिपेंसीज या फिर तहकीकात होनी चाहिए, स्क्रूटनाइज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, तो फिर इसमें क्या हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है, किरदार है, और वो क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी है, तो फिर चेक एंड बैलेंस किस तरह से हो? नहीं, हुकूमत की कोई नहीं है, सब टोटली इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए उनके अपने रूल्स हैं, उस रूल्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट उन्होंने वो रूल्स खुद बनाए हैं। यानी अब जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मसला है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तो उन्होंने खुद बनाया ना कि 4 महीने में फैसले, 4 महीने में क्यों नहीं होते फैसले, और 4 महीने फैसला नहीं हो तो वो केस डिसमिस हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को कम्युनिकेट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 5 साल गुजार के आराम से चले जाएं। ये चीजें इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल इसी तरह रजिस्ट्रेशन देने से पहले उस जमात के बारे में तमाम मालूमात इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर एक इदारा नहीं कर रहा, जो आप भी समझते हैं नहीं कर रहा, तो फिर उस केस में क्या हो? नहीं, उस केस में फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस आ जाना चाहिए जुडिशियल काउंसिल में कि नहीं परफॉर्म कर रही। ये कैसे हो सकता है कि आप एक सियासी जमात जो है, फवाद चौधरी साहब अगर ये समझते हैं तो क्या उनको जाना चाहिए? नहीं, फवाद चौधरी क्यों जाएं इस सिलसिले में? इलेक्शन कमीशन का कि अपने भी तो रूल्स है, कोई भी शहरी जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन वो इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर रहे। वो किसी सियासी जमातों को या मजहबी जमातों को या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को अगर वो मेंबरशिप दे रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो किस बुनियादों पे दे रहे हैं? अब फर्ज करें, आप देख लेना कि जमातों में इंतखाबात होते हैं। अच्छा, अब वो जो भी उनका तरीक़ाकार है तो आप देखें तो कम से कम उसको फॉलो तो करें उस चीज को। तो उस तरीके से ना अकाउंट, देखिए अब एक आखिर में एक सुहेल साहब जो भी जवाब, हाँ जी देखिए इलेक्शन जब हुए थे तो हर कैंडिडेट पे लाजिम था कि वो अपना पर्सनल अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट से जो अपनी तशहीर करता है, इश्तिहारात देता है अखबारात या टेलीविजन चैनल्स पे, उसके अकाउंट उसके पर्सनल अकाउंट से जाएंगे। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करे कितने कैंडिडेट्स ने अपने पर्सनल अकाउंट्स खोले हैं और उससे उन्होंने फंडिंग की है। ये सिलसिला जो है ये इलेक्शन कमीशन की कोताही है और माजरत के साथ नाअहली है कि वो इन चीजों पे पर्दा डाल देते हैं, इन चीजों और फिर ताखीर का शिकार होती हैं चीजें। इस पे इलेक्शन कमीशन पे सर मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है, जैसे यही बात एग्जैक्टली भट्टी साहब ने भी की। तो भट्टी साहब, अब जब इस चीज की निशानदही हो रही है, आप भी समझते हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी इस चीज की निशानदही की है, तो फिर कौन जाए? क्या हुकूमत उनके खिलाफ मूव करे, इस चीज को बाकायदा एस्टैब्लिश करे और इसके ऊपर मजीद तहकीकात हो? क्योंकि बात तो बड़ी तशवीशनाक है।
देखिए मैडम शेख, पहली बात तो वही जो आखिरी आपने थोड़ी सी वो दरमियान में काट दी थी कि ये इस बयान को इफ एंड बट की बजाय देखने के बजाय एक ही मर्तबा सारी जमातों की तहकीकात हो जानी चाहिए अगले इलेक्शन से पहले। नंबर 2 बात ये है कि इलेक्शन कमीशन हर मामले में हमें भाषण देता है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम फैसले आजाद हैं, और अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है कि उन्होंने स्टैंड भी लिया, खड़े भी हुए और उन्होंने इस हवाले से अपनी रिट भी कायम की कि मैं ये नहीं करूंगा। अब 7 साल एक हो गए हैं, तो खुदा के लिए उसमें जो कट्टा कट्टी निकलता है निकाल दें। दूसरी बात यह कि उसका फैसला कर दें और साथ ही सारों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाएं और कहें कि ये करने जाना है वो भी कर दें। अब ये क्यों लटकता है, किस वजह से? अब ये आगे का हम क्यों सोच रहे हैं कि कोई शहरी जाए या अदलिया फैसला करे या हुकूमत करे? जिस इदारे को इसके लिए हम फंड देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और वो मजे कर रहे हैं। काम उनका क्या है कि जमातों पर नजर रखना और इंतखाबात करवाना। इंतखाबात करवाने में वो ईवीएम पे कहते हैं कि हम करवाते नहीं है, पुराने पे वो इंतखाबात शफाफ करवा नहीं पाते। इस मामले में भी वो लंबी ताखीरी हरबे इस्तेमाल। एक मरतबा निकले, बाहर निकले, अपनी रिट कायम करें और इसका फैसला करें और जो सजा देनी है दर्ज। उसके बाद आगे कई फोरम में आगे जाएगी पीटीआई, अगर उसके खिलाफ आया वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या कहीं और हाई कोर्ट जाएगी या जहाँ जाती है, ठीक है, तो इससे बार फैसला करें। सुहेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुहेल साहब। करना चाहता हूँ जी, देखें ये जब अब ये बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की, तो बड़ी सीरियस जो बात की है मजहर अब्बास साहब ने, उस हवाले से मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि ये जो सियासी जमातों के इलेक्शन की शर्त है कि इलेक्शन कमीशन को ये सियासी जमातों को साबित करना पड़ता है कि उनके अंदर इंटरनल इंतखाबात होते हैं। ये बिल्कुल एक जाली किस्म के इंतखाबात करवाए जाते हैं और सब जमातों को पता चल गया है कि इस तरह के जाली इलेक्शन करवा के किस तरह से सबमिट करना है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करना है। ये सिलसिला भी गलत है और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए। कौन से पीपल्स पार्टी में इलेक्शन हुए हैं, कौन से तहरीके इंसाफ में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अगर आप इनकी फाइलें देखेंगे तो वहां जनाब लगा होगा कि जनाब इलेक्शन हुए हैं और ये बिल्कुल कोई इलेक्शन नहीं होते, खातों में सब कुछ हुआ है। जी ये सब खातों के अंदर, तो ये बड़ी संगीन बात है जी, ये गलत। इसके ऊपर भी नोटिस है। हमारे तमाम एनालिस्ट इसके ऊपर यूनानिमसली नहीं को ऑप्शन ले रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।